हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है फर्स्ट पेपर का। आपको पता है 2 ही पेपर होते हैं हमारे, और फर्स्ट पेपर यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी रोज रेगुलर क्लासेस भी हो रही है। तो टाइमिंग 1 बजे का टाइमिंग होता है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा आपको ऑलरेडी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर करवा चुकी हूँ, और अब हमारी रिसर्च की क्लासेस चल रही है। तो आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है और क्या समझना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, ये वाला आपका जो है टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ क्लास होने के बाद पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देती हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले टेलीग्राम से जो है पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को देखकर अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ सकते हैं। आपको आसानी होगी, टॉपिक की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, और काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है चैनल का लिंक भी दिया गया है। चैनल के लिंक पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाइए, जो गोल्डन इरा का बैच है उसे अटेंड कीजिए। वहां पर मैंने सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ली है। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की 12 क्लासेस वो ले सकते हैं। साथ में मैराथन भी है, एमसीक्यू सीरीज भी करवाई है। और अब हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है, जिसमें हमारी ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी 9वीं क्लास है, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो यहाँ पर फेसबुक अकाउंट भी है, राधे ज्योति नाम से लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्टडी टीचर का लोगो होगा उसमें। आप वहां पर किसी प्रकार की भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चों का मुझे क्वेश्चन आए थे मैंने उन सबका रिप्लाई किया है। सो डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबका भी रिप्लाई करूंगी। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। इस तरीके का लोगो आपको देखेगा और आप लोगों को यहाँ पर गोल्डन ईरा का बैच ही अटेंड करना है। ये वाला जो सीरीज चल रही है इसी को आपने देखना है। तो हमारा जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट गाइस, हमारी यहाँ पे सेकेंड यूनिट चल रही है, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान योग्यता या शोध भी कहा जाता है। अनुसंधान भी कहा जाता है, शोध भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर कवर अप कर चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो मैं यहाँ रिसर्च में आपको मीनिंग जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मतलब विशेषता यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉजिटिव यहाँ पर हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस जो है वो कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, मेथड्स हम कर चुके हैं रिसर्च की, जिसमें मैंने आपको टाइप्स के साथ ही यहाँ पर मेथड कवर अप करवाए थे, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये सारे आपको करवाए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, दैट इज द स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के स्टेप करने वाले हैं। आपको पुरानी वाली जो क्लास है उसमें जो है अच्छी तरीके से नहीं है। अभी जो हम करेंगे स्टार्टिंग से स्टेप ऑफ रिसर्च जो है करेंगे यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जो भी स्टेप दे रखे हैं उसे बिल्कुल डीपली अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की पूरी क्लास में यही है, स्टेप ऑफ रिसर्च। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए आगे इसको कंप्लीट करते हैं। यस, देखिए यहाँ पे देखिए 8 स्टेप हमारे दिए गए हैं। ये 8 स्टेप को हमने अच्छी तरीके से समझना है। 8 स्टेप में सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम का। देखिए, हमारे आसपास में रिसर्च हमें करनी है। रिसर्च का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। रिसर्च का मतलब यही है कि किसी भी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। वो सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, ठीक है, कोई चीज हो सकती है, किसी का वाद हो सकता है, ठीक है, राष्ट्रवाद होता है और भी मार्क्सवाद होता है। किसी भी चीज के ऊपर आप रिसर्च यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन रिसर्च का पूरा मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें न्यू कंट्रीब्यूशन करना होता है।
रिसर्च में आप क्या चीज ऐड ऑन कर रहे हो, आप किसी की रिसर्च को उठाकर वहां से आप अपने रिसर्च में डाल रहे हैं, वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, बल्कि रिसर्च में आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपने जितना उस टॉपिक को समझा है, उस इशू को, प्रॉब्लम को समझा है, उसमें एक न्यू चीज कंट्रीब्यूट करना, उसमें एक न्यू चीज ऐड ऑन करना, यहाँ पर रिसर्च कहलाएगा। सिंपल इतना ही सी बात है। आई थिंक इसी से क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की वो समझ गए होंगे। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हम फाइंड आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, यहाँ पर किस चीज के ऊपर हमने रिसर्च करनी है, फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेप में हम वही करते हैं। दैट उसके बाद प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिजाइन, उसके बाद हम एक डिजाइन तैयार करते हैं कि इसके प्रति हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड है, क्या क्या चीजें इस प्रॉब्लम का पूरा एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसे हम यहाँ डिजाइन करेंगे। एंड डेवलपिंग डाटा, अब उसका डाटा हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा काम हमारा कलेक्शन का होता है, डाटा को अलग अलग जगह से कलेक्ट करने का काम यहाँ पर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्टिंग करना सैंपल्स, यहाँ पर सैंपल्स बनाएंगे, हम अलग अलग सैंपल रेडी करेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने फीमेल है, कितने मेल, पॉपुलेशन के ऊपर बना रहे हैं, तो फीमेल, मेल एंड चाइल्ड कितने हैं यहाँ पर, उस हिसाब से एक डाटा रेडी करेंगे, एक सैंपल रेडी करेंगे, हमें इसमें क्या क्या कलेक्शन चाहिए, किस किस तरीके से हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर सैंपल में देखते हैं। उसके बाद राइट अ रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद हम एक रिसर्च प्रपोजल रेडी करेंगे कि हम किसकी चीज के ऊपर यहाँ रिसर्च करने वाले हैं, और हमने उस चीज के प्रति यहाँ पर हमारी क्या नीड है, क्या बेनिफिट्स है, किस टाइप की डाटा यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना उसमें हम पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम यहाँ पे मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग वो हमारे अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अब ऐसा है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, देखिए वो प्रासंगिक होना चाहिए, वो थोड़ा सा लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो एक प्रॉब्लम रिलेटेड होनी चाहिए लोगों से, वो चीज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपका उतना बजट है भी है कि आप जिस चीज के बारे में यहाँ पे सर्च करना चाहते हो उस चीज के हिसाब से आपको सब कुछ देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप राइट रिसर्च प्रपोजल रेडी करते हैं एंड कलेक्टिंग अ डाटा, उसके बाद आप यहाँ से काम शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ से आपका काम शुरू होता है, अभी तक जो आपने किया वो सिर्फ एक जो है टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए किया कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, जिसके ऊपर आपके पास आपके लेवल का बजट भी है, आपके लेवल आप उतना कार्य कर भी सकते हैं, आप उतना एफिशिएंट भी हैं, हर एक चीज को यहाँ पर चेकआउट करने के लिए हमने यहाँ 5 स्टेप किए। 6 स्टेप में हम अपना काम शुरू करेंगे, यहाँ पर हम एक्शन में आ जाते हैं, एक्शन बाय डूइंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हीरोस्टिक में आपने, टीचिंग एप्टीट्यूड में, बिल्कुल हेरोस्टिक यहाँ पर हो जाना है। यहाँ पर बिल्कुल कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरव्यू, क्वेश्चन करेंगे, शेड्यूल्स करेंगे, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने वाले। प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डाटा, उसके बाद हम थोड़ी छोटी छोटी चीजों को जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसे अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, अपनी नॉलेज को एनहांस करने का काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जब पूरा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, सारा हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ हमारे पास आ गया, हमें उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल गया, कोविड है, पॉपुलेशन है, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से पता चल गया, लास्ट में हम राइटिंग और रिसर्च रिपोर्ट, यहाँ पर एक हम रिपोर्ट रेडी करेंगे उस टॉपिक के प्रति, क्या उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या चीज न्यू एड ऑन की जिसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, एक न्यू चीज ऐड ऑन करना, ठीक है, एक न्यू चीज क्रिएट करना, ठीक है, न्यू कंट्रीब्यूशन करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, उसे यहाँ रिसर्च कहा गया है। तो यही रिसर्च के 8 स्टेप्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके अच्छी तरीके से डीपली पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहले स्टेप में देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमारे ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, माइंड में बिल्कुल लॉक कर लीजिए इसे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। पहला आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पर हम फॉर्मेशन करते हैं प्रॉब्लम, रिसर्च की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो इसके अंदर 6 स्टेप आते हैं। देखिए एक होता है टॉपिक, यस, और बाकी उसके सब टॉपिक्स होते हैं ना,
यहाँ पर जो पहला स्टेप है, अभी हम फर्स्ट ही स्टेप कर रहे हैं, बट फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमारे 5 पॉइंट आ जाते हैं। उसमें से भी जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर इसके अंदर 6 पॉइंट्स आ जाते हैं। वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो ब्रॉड एरिया कुछ भी हो सकता है, लाइक आप पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, आपने कोई भी चीज सोची ना, थिंकिंग कर रहे हो, अभी आप एक्शन में नहीं आए भैया, एक्शन वाला प्रोसेस आगे होगा। अभी आप सिर्फ सोच रहे हो कि आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर करना चाहते हो, विवेकानंद जी के ऊपर करना चाहते हो, उनकी कोई ऐसी मतलब उनका कोई ऐसा लॉजिक होगा, कोई चीज होगी जिसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, या पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, या दहेज उत्पीड़न के ऊपर करना चाहते हो, दहेज प्रथा के ऊपर करना चाहते हो, कोविड के ऊपर करना चाहते हो, डेंगू के ऊपर करना चाहते हो। यस, और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सोशल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आ जाती है यार दोस्तों, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, एक ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करना जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिस पे आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट इज डिवाइडिंग द ब्रॉड एरिया इनटू अ सब एरियाज। अब क्या करोगे? जो भी टॉपिक आपने चूज किया, जैसे कि यहाँ पर वायलेंस का टॉपिक चूज कर रखा है कि जो हिंसा होती है, वायलेंस होता है, उसके प्रति ये इनका एक टॉपिक है, ये प्रोफेशनल इन्होंने एक टॉपिक चूज किया है कि बच्चों में जो ये हिंसात्मक बच्चे होते हैं ना, तो उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने मेन टॉपिक चूज किया। उसके पार्ट, उसके सब टॉपिक्स, मतलब अब उसके अंदर भी उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो पहला आ जाता है प्रोफाइल ऑफ फैमिलीज दी स्टूडेंट्स कम फ्रॉम, कि वो जो वायलेंस वाले बच्चे हैं या जो वायलेंस कर रहे हैं, वो बच्चे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जाता है उनके वायलेंस करने का कारण क्या है, उनकी हिंसा करने का कारण क्या है, उनका रोल क्या है एजुकेशन के प्रति, ये इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं सोसाइटी में। तो जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो आपके यहाँ पर सब टॉपिक्स बन जाएंगे, उनके आप छोटे छोटे सब टॉपिक्स यहाँ पर बना सकते हो। तो डिवाइडिंग ब्रॉड एरिया इनटू अ सब एरियाज, उनको सब एरियाज मतलब सब टॉपिक्स में यहाँ पर डिवाइड करोगे। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? मैंने कहा ना फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर 6 टॉपिक चल रहे हैं, तो वो टॉपिक आप डिस्कस करो। अभी हमारा पहला ही चल रहा है। चलिए, यहाँ पर अब क्या आ जाता है? तीसरा पॉइंट आ जाता है फोकस ऑन एंड सिलेक्टिंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपने जो हमने टॉपिक चूज किया। अब टॉपिक क्या चूज किया था हमने? वायलेंस वाला टॉपिक चूज किया था। तो यहाँ पर उसके प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर करेंगे। द रिसर्चर मे चूज 1 and 2 एरियाज ऑफ करेक्ट रिसर्च। यहाँ पर वो पूरी तरीके से करेक्ट जो है, करंट जो भी रिसर्च है उसके प्रति यहाँ पर वो देखता है, फाइंड आउट करता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू पिक यहाँ पर एक मैनी एरिया, ज्यादा एरिया यहाँ पर वो जो है कवर नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप वो थोड़े थोड़े एरिया करके कवर अप करने की कोशिश करेगा। वायलेंस देखिए, अगर वायलेंस की मैं बात करूं, हिंसा की बात करूं, तो जिस एरिया में हिंसा हो रही है उसी एरिया को कवर अप करोगे, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे उन्हीं को ही उठाओगे। फिर वायलेंस कहाँ कहाँ तक है, वो तो बाहर की ब्रॉड एरिया की बात तो अलग है ना। पहले छोटे ब्रॉड की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना आपको, कि कहाँ कहाँ तक वायलेंस फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला। लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी है, तो आप क्या करोगे? एक पर्टिकुलर प्लेस में जाओगे, एक पर्टिकुलर प्लेस में देखोगे कि वहां पर वायलेंस जो होती है उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ तक पड़ता है। वो सब चीजें जानने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर घुसना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द गैप्स इन रीजिंग रिसर्च क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप पूछोगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपके वायलेंस कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, या जो उससे कनेक्टेड लोग हैं, उन लोगों से पूछ के यहाँ पे क्वेश्चंस रेडी करोगे। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप जो भी टॉपिक है, एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य रेडी करोगे कि अब आपको किसके ऊपर स्टडी। देखिए, आप जब थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर लेते हैं ना और क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। तो यहाँ पर एक ब्रॉड ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य रेडी हो जाएगा आपका कि आपको किसके ऊपर यहाँ पर करनी है। ठीक है, एंड असेसिंग एंड रिव्यूइंग द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे? अब उसके प्रति रिव्यू लेना शुरू करोगे, उसके प्रति थोड़ी 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 अलग अलग जगह से जानकारी प्राप्त करोगे। और वो कोई भी जानकारी कहीं से भी ले सकते हो, बुक से ले सकते हो, मैगजीन से ले सकते हो, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर असेसिंग करने की कोशिश करोगे। रिव्यूइंग उद्देश्य को
रिव्यू करने की, उस उद्देश्य के लेकर, उस टॉपिक को लेकर किस किसने इसके ऊपर रिसर्च की है उसका एक रिव्यू लेना यहाँ पर शुरू कर दोगे। ठीक है, ये 6 स्टेप जो है मैंने आपको बताए। पीछे चलते बैक। यस, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आपको पता चल गया ना, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में मैंने आपको अंदर की जो चीजें थी वो बता दी कि वो जो 6 पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड आ जाता है इंटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। अब इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप रिव्यू पढ़ोगे। देखिए, आपने अपना टॉपिक फाइनल मतलब फाइनल तो नहीं किया, बट आपने एक टॉपिक चूज कर लिया कि यस आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। आप जो है पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, या आप जो है कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही है इसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, या वायलेंस के ऊपर ही आप रिसर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर अब आप उसके प्रति जिन्होंने रिसर्च की है, जिन लोगों जो रिसर्चर्स है जिन्होंने उस टॉपिक के प्रति रिसर्चर की है, यहाँ पर आप उनके लिटरेचर रिव्यूज पढ़ोगे। आप जानने की कोशिश करोगे कि उन्होंने कितनी नॉलेज गेन की है। यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को और बिल्डअप करते हो, और ज्यादा एनहांस करते हो, और ज्यादा बढ़ाते हो अपनी नॉलेज को। ठीक है, सिंपली तो यहाँ पर आप किसी भी थ्रू है, आप बाय बुक्स के थ्रू आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप उस व्यक्ति विशेष से मिल सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से जैसे भी आप लिटरेचर रिव्यू यहाँ पर लेना चाहते हो, आप उससे प्रति जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आप उसके टॉपिक के प्रति आप यहाँ पर जो है रिसर्च करने वाले ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों ने कितनी जानकारी इकट्ठा की है। अब मान लीजिए आपने कोई न्यू चीज लॉन्च कर दी, एक न्यू कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब वो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी किसी ने दे रखा था, ठीक है, तो आपका जो भी न्यू कंट्रीब्यूशन आपने दिया वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसी ने दे रखा है, वो क्लेम कर देगा आपके ऊपर। ठीक है, तो फायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको दूसरों के रिव्यू पढ़ने पड़ेंगे, आपको जानना पड़ेगा कि किसी ने उसकी नॉलेज किस हद तक कर रखी है, किस एरिया तक, किस ब्रॉड एरिया तक उसने उसकी नॉलेज इकट्ठा कर रखी है। वो नॉलेज आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके प्रति रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाता है, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम एक उद्देश्य का निर्माण करते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, पॉपुलेशन ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, वायलेंस ले लीजिए। यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, कोविड ले लिया। अब यहाँ पर कोविड का आप एक मेन ऑब्जेक्ट होता है और एक सब ऑब्जेक्ट होता है। मेन ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट कोई भी मैं ऐसे देती हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, मैं आपको बोलूंगी बेटा आपको ऐसे करना है, तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक ही तो दूंगी मैं आपको कि इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखिए, पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे लिखिए, या कोविड के ऊपर ऐसे लिखिए, या रिपब्लिक डे के ऊपर ऐसे लिखिए। ठीक है, ये कोई भी अलग चीज हो गया। अब बस अभी तो फिलहाल वैलेंटाइन डे क्या है, ठीक है, तो बहुत लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा, मैं बोलूंगी वैलेंटाइन डे के ऊपर लिखिए। तो वैलेंटाइन डे या आप कोई भी मेन जो टॉपिक है, या जो ऊपर आपका मेन हेडिंग है, उस वो एक आपका मेन टॉपिक हो जाता है। मतलब ये मेन ऑब्जेक्टिव है, एक मेन उद्देश्य है जिसके प्रति आपने रिसर्च करनी है। अब यहाँ पर आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो आपको 5 साल तक या 3 साल तक आपको पीएचडी करनी है, तो आपको वही मेन हेड रखना है, वही आपका मेन टॉपिक रहेगा, वही मेन हेड रहेगा आपका। उसके बाद जो सब ऑब्जेक्टिव होंगे, जो उससे रिलेटेड चीजें होंगी, वो आपके सब ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। सब ऑब्जेक्टिव आपके 5-6 जितने भी आप रखना चाहते हो उतने आप रख सकते हो, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन चीज है, वो आपकी कभी चेंज नहीं होगी, वो आपके 3 साल तक वही चलने वाला है, क्योंकि वो आपका मेन हेडिंग है। आप कोविड के ऊपर कर रहे हो, तो कोविड आपका मेन हेडिंग है, वो कोविड ही चलने वाला है। कोविड से रिगार्डिंग आप वैक्सीन को रिसर्च कर रहे हो, या आप उससे रिगार्डिंग जो भी कॉन्शियंस है, प्रिकॉन्शियंस है, उनको कर रहे हो, तो वो आपका अलग चीज हो जाता है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होता है और सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट इसके अंदर कि मेन कंसंट्रेशन इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो रिसर्च प्रॉब्लम है या जो भी समस्या है, चाहे वो पॉपुलेशन से रिगार्डिंग है, चाहे कोविड से रिगार्डिंग है, उसके अंदर 7 कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पर बता रखे, कुछ 7 पॉइंट्स यहाँ पर सजेस्ट किए। ये स्टेप 1 ही चल रहा है गाइस, बिल्कुल भी वो मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप 1 ही चल रहा है, स्टेप 1 के अंदर ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहां पर मैं आपको जरा फोर्थ जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग आपको चीजें बताऊं। ये है कंसंट्रेशन इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। यहां पर जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी अनुसंधान किया, आपने समस्या को लेकर यहाँ पर सिलेक्टिंग किया है,
अब जो भी टॉपिक आपने चूज किया है, चाहे आपने कोविड चूज किया है, तो यहाँ पर अगर आपने कोविड चूज किया है तो उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक चूज किया है, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बोर हो जाओगे। अगर आप 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने बाद आप बोलोगे यार मुझे इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना, तो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, आपकी जो भी आपने रिसर्च कर रखी होगी वो सब वेस्ट हो जाएगा, एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना उद्देश्य, आपने प्रॉब्लम जो भी आप जिसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहते हो उसके प्रति आपका एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट होगा तो ही आप फाइंड आउट करोगे एक न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, एक न्यू चीज फाइंड आउट करोगे। उसे ही तो रिसर्च कहा है, खोज कहा है भाई, पुनर्खोज करना। ऑलरेडी किसी ने खोज रखा है, आपको तो बस उसको दोबारा से उसके अंदर और कौन सी चीज है जिसमें दूसरों की नजर नहीं गई है, पर क्या पता आप रिसर्च करो आपकी नजर चल जाए, शायद आप उसको डिस्कवर कर दो। यहाँ पर डिस्कवर करना, यहाँ पर इनोवेशन ही हो रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ पर मेन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब एक आकार होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ टॉपिक, जो भी आप टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो दैट कैन बी मैनेज विद इन द टाइम। आपको उसको टाइम टू टाइम मैनेज करना है। मतलब यहाँ पर आपको, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो देखिए आपको रिसर्च को टाइम भी देना पड़ेगा, अनुसंधान कर रहे हो तो टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे तो वो चीज आपका, वो टाइम निकल जाएगा, पीरियड निकल जाएगा, फिर आपका कोई फायदा नहीं है। रिसर्च एट इज योर डिस्पोजल। तो रिसर्च यहाँ पर अनुसंधान जो है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो एक डिस्पोजल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम को मैनेज भी करना है, ठीक है, और पूरी तरीके से टाइम देना। नैरो द टॉपिक डाउन टू समथिंग मैनेजेबल, तो पूरी तरीके से ये मैनेजेबल होना चाहिए, बिल्कुल मैनेज करना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप हर चीज, हर कॉन्सेप्ट को माप सको, समझ सको, बिल्कुल मेजरमेंट करना है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ तो क्वांटिटेटिव के हिसाब से, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, कितने लोगों से आपने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस किए, हर चीज का मेजरमेंट होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट का एक दायरा होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर क्लियर अबाउट द इंडिकेटर्स एंड मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन योर स्टडी। यहाँ पर जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अनुसंधान करने जा रहे हो वो टॉपिक आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके बारे में आप मैं कहूँ कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको खुद टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर अनुसंधान करने वाले हैं उसके आप एक्सपर्ट बन जाने चाहिए। चाहे आप नॉलेज कहीं से भी गेन करें, चाहे कहीं से भी एनहांस करें, बट यहाँ पर आप उस टॉपिक के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। आपको ए टू जेड बिल्कुल मैं कहूँ कि बिल्कुल हेड टू फुट जो है पूरी तरीके से आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे। सो मेक श्योर दैट यू हैव टू एटिक्यूएट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, बिल्कुल एक्सपर्ट की तरफ टू टास्क योर प्रपोजल एंड यू नीड टू डू द वर्क योर सेल्फ। और आपको इससे खुद से भी काम करना है, खुद से भी और चीज करनी है। यहाँ पर जितना कर सकते हो, जिस तरीके से रिसर्च इकट्ठा कर सकते हो, बिल्कुल वो करना है। और क्या पॉइंट्स है इसमें, और भी पॉइंट है, रेलेवेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए। इंश्योर दैट योर स्टडी एड्स टू एग्जिस्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो भी रिपोर्ट आपने रेडी किया है, या रिपोर्ट भी नहीं, जो भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया है, टॉपिक इकट्ठा किया है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए एंड नॉलेजेबल, उससे आपकी ज्ञान एनहांस होना चाहिए। ब्रीज करंट गैप्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड दिस विज टू हेल्प टू सस्टेन द इंटरेस्ट इन द स्टडी। और अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल उसको करना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट उसके प्रति बना रहे, और बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए उस चीज में, रेलेवेंस होना चाहिए वो। अवेलेबल ऑफ डाटा, यहाँ पर डाटा की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको टॉपिक जो भी फाइनल, अभी देखिए टॉपिक हमने फाइनल नहीं किया है, अभी तो सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हम कोविड के ऊपर करना चाहते हैं, फाइनल नहीं किया है कि भाई करना ही है उसके ऊपर रिसर्च। यहाँ पर आप उसके प्रति डाटा कलेक्ट कर रहे हो। सो बिफोर फाइनलाइज द टॉपिक, जब भी आप टॉपिक को फाइनल करेंगे उससे पहले मेक श्योर दैट द डाटा इज अवेलेबल, आपके आपके पास उसका फुल्ली डाटा हो, ओवरऑल डाटा आपके पास वहां पर होना चाहिए। एथिकल इश्यूज भी यहाँ पे, हाउ द एथिकल इश्यूज कैन इफेक्ट द स्टडी पॉपुलेशन, यहाँ पर जो एथिकल इश्यूज भी होते हैं वो भी पॉपुलेशन की जो भी स्टडी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको इफेक्ट करते हैं। सो हाउ द एथिकल प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम शुड बी, यहाँ पर हमें ये भी एग्जामाइन करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है समाज में, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे दहेज उत्पीड़न की है, चाहे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है ना,
हैरासमेंट हो रही है, रैगिंग हो रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबका सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। एथिकल इश्यूज का हमें कुछ ना कुछ ओवरकम करने का, कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें करने का भी हमारे यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए एक अपने पास। ठीक है, तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपके आगे। अब देखिए जरा फिर से पीछे चलते हैं बैक। तो यहाँ पर ठीक है, फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट होता है, सब ऑब्जेक्ट होता है, एंड मेन कंसंट्रेशन ऑफ सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े, इंटरेस्ट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम परिकल्पना बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन करते हैं हम हाइपोथेसिस के, अब हम सोच रहे हैं, देखिए हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 4 पॉइंट तक क्या किया, क्या किया हमने, अभी तक टॉपिक तो फाइनल नहीं हुआ ना, बस एक टॉपिक हमने सिर्फ सोचा कि हाँ इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, कोविड के ऊपर रिसर्च करेंगे या पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे। यहाँ पर अब हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होती है ना, वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ये 3 टाइप की यहाँ पर हाइपोथेसिस होती है। तो इनको अब हम आगे पढ़ते हैं 5th पॉइंट को। ओके, फिर हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। यस, अब समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग द हाइपोथेसिस। यहाँ पर हम एक परिकल्पना बनाना शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। एज अ रिसर्चर, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग यू डोंट नो अबाउट द फिनोमिना। यहाँ पर आप नेचुरल हैपनिंग को अच्छी तरीके से जानते हो, बट यू डू हैव टू हंच टू फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ फंड। यहाँ पे मतलब गैस करना, हंच मीन से गैस करना, किसका? अजप्शन करना, मतलब यहाँ पर आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो, इस किसी चीज को गैस कर रहे हो। सो यू टेस्ट दीज बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट विल बी अनेबल टू कंक्लूड यू टू नोटिस वाज राइट। अब यहाँ पर आप किसी भी चीज को लेकर एक परिकल्पना बना रहे हो, एक गैस कर रहे हो, एक चीज को अज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी गैस है प्रूव टू बी राइट, जो आपकी गैस है वो सही भी हो सकती है, ऑफकोर्स सही भी हो सकती है, जो भी आपने गैस किया है, जो भी आपने हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाई है वो सही भी हो सकती है, एंड पार्शियलिटी राइट, मतलब आधी सही आधी गलत हो सकती है। ठीक है, या रॉन्ग, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई, जो आपने परिकल्पना बनाई है वो गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि वहां पर वो हाइपोथेसिस जो परिकल्पना बनाई है वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, और वो आधी गलत और आधी सही भी हो सकती है। जो भी आप परिकल्पना बना रहे हो, जो भी आप गैस कर रहे हो, परिकल्पना बनाना क्या है यार, गैस ही तो करना हो गया ना, एक तरीके से अनुमान लगाना। ओके, अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या है? अ हाइपोथेसिस इज अ इंटेलिजेंट गैस। यहाँ पर एक गैस है, हंच है, अजप्शन, एक अज्यूम करना। जैसे मैं बोलूं कि हाँ भाई आंखें बंद कर लो, ठीक है, सोचो कि आगे पहाड़ है, आगे ऐसा है, ऐसा है, तो आप क्या करोगे? एक परिकल्पना बनाओगे, एक अज्यूम करोगे कि मैम ने बोला था कि हाँ भाई आंखें बंद करके पहाड़ है और फ्लावर है, ठीक है, नदियां हैं, तो इस तरीके से तो ये सब चीजें एज सस्पिशियस असेशन एंड एन आइडिया अबाउट द फिनोमिना, रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, सिचुएशंस देखोगे, रियलिटी देखोगे, एंड ट्रुथ ऑफ विच यू डू नॉट नो। कुछ भी आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो यार, जो चीज सच सत्य नहीं है वो भी, जो सत्य है वो भी, हर चीज यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, क्योंकि वो एक परिकल्पना है। सो रिसर्चर्स कॉल दिस अजप्शन। रिसर्चर्स क्या कहते हैं? जो अनुसंधान करने वाले रिसर्चर्स होते हैं वो यहाँ पर इसको अजप्शंस कहते हैं, मतलब जो चीज अज्यूम करते हैं या हंचेस गैस करते हैं, हाइपोथेसिस, एंड दे बिकम अ बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी। ये एक इंक्वायरी करके ही एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। पूरा आपने इंक्वायरी तो की, अभी तक क्या किया? इंक्वायरी तो की किसी भी टॉपिक को लेकर, कोविड को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो यहाँ पर फिर वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा और समझते हैं इसको थोड़ा। इन मोस्ट स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज में ऐसा होता है, हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड अपॉन योर ऑन एंड समवन एल्स ऑब्जर्वेशन। कभी कभी जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, जो परिकल्पना आप बनाते हो, वो आपकी खुद की भी हो सकती है, और कभी कभी आपने किसी और को ऑब्जर्व किया होता है, तो आप उससे भी एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हो। हाइपोथेसिस ब्रिंग क्लैरिटी, हाइपोथेसिस में क्लैरिटी होती है, स्पेशलिटी होती है,
स्पेसिफिसिटी होती है, एंड साथ में फोकस ऑन अ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर हम जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है ना, उसी को देकर परिकल्पना बनाते हैं। आप कोविड को लेंगे तो कोविड को लेकर ही परिकल्पना यहाँ पर बनाओगे, बट आर नॉट एसेंशियल फॉर अ स्टडी। कभी कभी वो अध्ययन के लिए ज्यादा जरूरी भी नहीं होती है कि आपने उसके ऊपर स्टडी करनी है। कभी ऐसी भी हाइपोथेसिस, देखिए सपने तो आपको कई प्रकार से आते हैं ना, मतलब सोचने की, थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग में तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। जो चीज हम नहीं कर सकते, हम एरोप्लेन चला रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, अब भैया हम पायलट तो है नहीं, ठीक है, बट परिकल्पना तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि किसी भी तरीके से, सो यू कैन कंडक्ट अ वैलिड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आप वैलिड इन्वेस्टिगेशन करते हो। वैलिड मीन मतलब जो चीज सही हो, एक सही इन्वेस्टिगेशन करते हो विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द फॉर्मल हाइपोथेसिस। बिल्कुल एक फॉर्मल हाइपोथेसिस नहीं बनाते आप उससे, बट इंक्वायरी कर लेते हो ताकि आप उससे रिगार्डिंग एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। सो फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, फंक्शंस क्या होते हैं हाइपोथेसिस, मतलब हम जब परिकल्पना बनाते हैं तो हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। पहली चीज क्या है, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्रोवाइड अ स्टडी विद फोकस। सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, एंड टेल्स यू व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड इन्वेस्टिगेट। कौन सी प्रॉब्लम है यार, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, कोविड की प्रॉब्लम है, रैगिंग की प्रॉब्लम है, और बताओ और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और भी जैसे भी जो भी प्रॉब्लम है, यस, ठीक है, तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी प्रॉब्लम को के प्रति हम क्या करते हैं, एस्पेक्ट्स ढूंढते हैं, क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, क्या क्या विपक्ष हो सकते हैं, वो सब देखते हैं। हाइपोथेसिस टेल यू व्हाट डाटा टू कलेक्ट। यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या करता है कि हमें क्या क्या डाटा कलेक्ट करना, हम सोचते हैं फिर उस टॉपिक के बारे में कि हमें इसके प्रति क्या क्या चीजें कलेक्ट करनी है, एंड व्हाट नॉट टू कलेक्ट, क्या चीजें नहीं कलेक्ट करनी है, देयर बाय प्रोवाइडिंग फोकस टू द स्टडी। इस तरीके से हम स्टडी, अध्ययन जो भी कर रहे हैं उसके प्रति फोकस करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं अपना। एज इट प्रोवाइड अ फोकस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एनहांस ऑब्जेक्टिविटी इन द स्टडी। जब हम यहां तक परिकल्पना बनाते हैं तो हमारी नॉलेज भी एनहांस होती है, नॉलेज बढ़ती है, साथ में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, मतलब एक उद्देश्य मिल जाता है कि हमें इस टॉपिक के अंदर किस ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य को लेकर यहां पर हमें स्टडी करनी है या रिसर्च करनी है, ठीक है। और क्या होता है, आ हाइपोथेसिस में अनेबल यू टू ऐड टू फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। यहाँ पे हम बिल्कुल थ्योरी की तरह उसको करते हैं। इट अलाउस टू द कंक्लूड करते हैं व्हाट इज ट्रू, क्या सही है, एंड व्हाट इज फॉल्स, क्या गलत है। ये सब चीजें एक्यूरेटली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं अपने माइंड में। ओके अभी हम फॉर्म में नहीं आए हैं, एक्शन में नहीं आए, ह्यूरिस्टिक में नहीं आए, अभी तक तो हम सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस बनाकर माइंड में। ओके अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टू टाइप्स की जो है, टू टाइप्स की यहाँ पर जो है आपके हाइपोथेसिस बता दी। तो पहली होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस देखिए यहाँ पे, अच्छा ये प्रोफेसर ये जो हाइपोथेसिस वाला कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, प्रोफेसर आर ए फिशर ने। प्रोफेसर आर ए फिशर ने यहाँ पर ये दिया है, वॉज द फर्स्ट टू यूज सच एज एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के लिए हाइपोथेसिस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वाले थे ये, जिन्होंने आर ए फिशर, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हमें दो दिए हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस में, जहाँ पे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस परिकल्पना हमें यहाँ पर दी है। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है। A null hypothesis is a type of hypothesis used to statistical that proposes that no statistical significance exists in a set of given observation, and the null hypothesis attempt to show that no variation exists between variable, or that a single variable is no different than it mean, and it is presumed to be a true until the statistical evidence null fins of the alternative hypothesis। देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस में देखिए सिंपल तरीके से कोई भी दो चीज है, दो चीजों के बीच में क्या है, आपस में रिलेशन है, ठीक है। मींस कोई भी आप ले लीजिए कि मान लीजिए ए है ग्रुप, है ना, ए है और बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या करता है, नल हाइपोथेसिस पूरी तरीके से नकार देगा, ना कह देगा, बोलेगा ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब सिंपल सी मैं चीज कहूँ, दहेज उत्पीड़न हो रहा है ना, या छोड़िए दहेज उत्पीड़न भी, रैगिंग हो रही है,
यस, रैगिंग भी एक समस्या है। देखिए, नकार तो हम सकते नहीं, बट है ना। तो रैगिंग हो रही है, तो रैगिंग हो रही है, तो यहाँ पर जिसके साथ रैगिंग हो रही है वो ए है आपका, ठीक है। जो जिसके साथ रैगिंग हो रही है वो ए है, और जिसने उसके साथ रैगिंग की है या जिन्होंने उसके साथ रैगिंग की है वो यहाँ पर बी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ए के साथ जब रैगिंग हुई है तो जाहिर सी बात है बी ने ही की है ना, बी लोगों ने ही उनके साथ रैगिंग की है। बट यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो इस चीज को नकार देता है। वो कहता है कि ए और बी का आपस में रिलेशन नहीं है, ए ने बी का यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रैगिंग नहीं की है। तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो पूरी तरीके से उसको क्या कर देगा, सीधा सीधा नकार देगा, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से मैं मान लूं कि कोविड है, तो अगर कोई इंसान मर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और बी इंसान कह रहा है उसको कि भाई ये कोविड से मरा है, तो नल हाइपोथेसिस क्या कर रहा है, नल हाइपोथेसिस सीधा बोल रहा है कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। ये भी नहीं बोल रहा कि भाई इसने इसको इसकी वजह से ये मरा होगा, नहीं, वो कह रहा है कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब उस चीज को ही पूरी तरीके से निकार देगा। तो उसी तरीके से अगर रैगिंग हो रही है तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि भाई रैगिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, रैगिंग जैसे कोई शब्द है ही नहीं है, रैगिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस पूरी तरीके से सीधा सीधा नकार देता है। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जस्ट अल्टरनेट टू द नल। यहाँ पर वो बिल्कुल अल्टरनेट होता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब जो नल हाइपोथेसिस है उससे बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एग्जांपल भी दिए, इफ द नल इज आई एम गोइंग टू विन अप रुपीज, या सिंपल से मैं आपको फॉर एग्जांपल ही बताती हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी है, मतलब ए ने बी के साथ यहाँ पर बी ने ए के साथ रैगिंग की है यहाँ पर, है ना। बट नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि भाई रैगिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, रैगिंग तो हुई ही नहीं है, रैगिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, पूरी तरीके से सीधा सीधा नकार देना। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये होता है कि वो बोलता है कि हाँ, कि रैगिंग नाम की चीज होती है और रैगिंग हुई है, तभी तो ये इसके साथ रैगिंग हुई है, इसके साथ जो है बी ने, जो भी बी का ग्रुप था उसने मिलकर यहाँ पर ए वाले ग्रुप के साथ यहाँ पर रैगिंग की है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव बिल्कुल नल जो हाइपोथेसिस है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो नल बिल्कुल पूरी तरीके से नकार देगा और अल्टरनेटिव उसको हाँ भर देगा। अब देखिए, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाती तो क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आपको मैं बोलूं कि भाई नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, तो आप उस चीज को प्रूफ करोगे, और अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगी वो करेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, नल हाइपोथेसिस है, आप नल हाइपोथेसिस आपने मान लिया किसी चीज को और आप उसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, ठीक है। ग्रेविटेशनल हाइपोथेसिस थी, ग्रेविटेशनल हाइपोथेसिस थी कि कोई भी चीज ऊपर जाएगी वो उतनी ही स्पीड से नीचे आएगी। यहां पर आपने एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी कि भाई ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ग्रेविटेशनल नाम का कोई चीज ही नहीं है भैया, कि भाई कुछ भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, ठीक है। अब आपने काफी चीजें फाइंड आउट की, काफी चीजें आपने खोजी परखी, करके भी देखा, और आपने जानते हुए, पता भी होगा नहीं भी पता होगा, बट आपने मना कर दिया भाई ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस थी, लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए, आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो तो नीचे आ ही जाएगी। आपने तो बोला कि ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज ऊपर जाएगी वो नीचे नहीं आएगी, बट यहां पर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए कि यार कि मतलब कोई भी ऊपर जाएगी तो वो ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आने वाली वो चीज, ठीक है, प्रूफ नहीं कर पाए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाओगे तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाएगी, ऑपोजिट वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ भाई जो अल्टरनेटिव बोला था कि हाँ ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज होती है, कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, तो अल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हाइपोथेसिस है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जरा समझने का प्रयास करेंगे। नल हाइपोथेसिस पूरी तरीके से सीधी तरीके से नकार देता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उस चीज को मानता है कि हाँ ये चीज होती है, ठीक है। परिकल्पना भी यही होती है यार, परिकल्पना में भी क्या होता है, परिकल्पना में भी तो यही होता है, दो ही चीजें हमारे माइंड में होती है, या तो ऐसा हो रहा होगा या तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, दो चीजें होती है। अब इस चीज को अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी दूसरी चीज सही हो जाएगी, या दूसरी चीज को प्रूफ कर दूंगी तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यस। तो सपोज एज टीचर यू आर अंडर द impression that a high dropout rate exists among the student from a rural background or a semi urban areas,
यहाँ पर सपोज करके देख रहे हैं, एक अज्यूम करके देख रहे हैं, हाइपोथेसिस है, एक अज्यूम करके देख रहे हैं, हाइपोथेसिस थीसिस यहाँ पे क्रिएट की है, जहां पर कह रहे हैं कि भारी मात्रा में ड्रॉप आउट हो रहा है। किनका हो रहा है ड्रॉप आउट? स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कहाँ के? रूरल एरिया के, मतलब ग्रामीण एरिया के, और सेमी जो अर्बन एरियाज है, मतलब जो पूरी तरीके से सेमी है, अर्ध शहरी एरिया, वहां पर, और जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, वहां के जो बच्चे हैं, शिक्षक है, वो क्या कर रहे हैं? ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। ऐसी हाइपोथेसिस बनाई है। अब इस हाइपोथेसिस में क्या हुआ? इस हाइपोथेसिस में जो नल हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में जो नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम एचओ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है? विल स्टेट दैट द प्लेस ऑफ रेजिडेंट, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द ड्रॉसेट रेशियोज। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो पूरी तरीके से नकार देता है कि चाहे रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हो, वो बिल्कुल भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ड्रॉप सेट रेशियो में। मतलब जो भी बात है कि स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गांव के बच्चे, तो यहां पर ये इस चीज को बोल रहा है कि इसका ड्रॉप आउट रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये ऐसा कोई चीज है ही नहीं, नकार रहा है उसको पूरी तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ में जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है? विल स्टेट दैट ड्रॉप आउट रेट इज हायर अमंग द स्टूडेंट फ्रॉम अ रूरल एरिया। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनका हाइयर, वो बिल्कुल हाई है यहाँ पर, कि वो ड्रॉपलेट कर रहे हैं, मतलब जो गांव के बच्चे वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं क्लास को, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से अल्टरनेटिव उस चीज को हाँ भर रहा है, लेकिन नल हाइपोथेसिस पूरी तरीके से उसको नकार रहा है, वो उस चीज को मान नहीं रहा। तो यहां पर क्या हो जाता है? इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस, जो भी डाटा उसके पास है उसके अकॉर्डिंगली वो इस बात को नकार रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। लेकिन यहां पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको चीज को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा कि ऐसा होता है। तो हाइपोथेसिस कैन ऑल्सो बिकम द बेसिस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। यहाँ पर हाइपोथेसिस जो भी परिकल्पना हम बनाते हैं वो अब हमारी फर्दर इंक्वायरी पे डिपेंड करती है। जब हम आगे आगे अब इंक्वायरी करेंगे, उस चीज को प्रूव भी तो करेंगे ना, तो उस चीज पर हमारी डिपेंड करेगी। सो इट फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन द ऑन समवन एल्स ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ किसी की ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब किसी ने ऑब्जर्वेशन की, उसने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी, और हमारे माइंड की हाइपोथेसिस कुछ और है, तो हमने उसको देखकर उस चीज को रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। ये चीजें यहाँ पर होती है। अब इसमें एक और चीज क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, टेस्ट करते करते कभी कभी क्या होता है कि हम डाटा ले रहे हैं और हमारा डाटा भी गलत हो जाता है ना। क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई डाटा कलेक्ट किया और यहाँ पर कोई भी, आपने मान लीजिए किसी के यहाँ पर चोरी हो गई, या किसी के यहाँ पे चोरी हो गई है ना। अब चोरी हो गई, आपको पता है, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस तो कह रहा है कि भाई इन्होंने चोरी नहीं की, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब उसका ऑपोजिट जाएगा, तो वो बोलेगा कि हाँ इन्होंने ही चोरी की है। अब नल हाइपोथेसिस ने जो भी यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि वो एनालिसिस तो करेगा ना, इंक्वायरी तो करेगा यार, इन्वेस्टिगेशन तो करेगा, तो यहाँ पर वो डाटा जब कलेक्ट करने के लिए गया, तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने चोरी की है वो पूरी तरीके से सबके सब एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन वगैरह करके कि भैया हमसे अगर पूछने आएंगे तो तूने ऐसे बोलना है, तूने ऐसे बोलना है, तूने ऐसे बोलना है, तो सबने एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लिया, ठीक है। तो जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के दौरान क्या हुआ कि उन सबने अपनी जो भी स्टेटमेंट थी, जैसी सोची थी वैसी स्टेटमेंट बता दी। अब यहां पर जो नल हाइपोथेसिस है उसके पास जो भी डाटा है वो गलत डाटा होगा, यस। तो जब गलत डाटा आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर देते हैं और हमारा डाटा बाद में गलत निकलता है, इंक्वायरी के दौरान बाद में भी हमारा डाटा गलत निकलता है, तो यहां पर जो भी डाटा है वो अगर डाटा गलत ले लिया जाए तो यहां पर सैंपलिंग एरर आ जाता है। उसमें शब्द सुना होगा सैंपलिंग एरर, ठीक है। यही हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, सैंपलिंग एरर। वैसे तो आगे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अल्टरनेटिव है और जो नल हाइपोथेसिस है,
इन दोनों के बीच में जब हम डाटा गलत कलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर सैंपलिंग एरर आ जाता है। अब समझेंगे जरा इसको थोड़ा सा। ये सैंपलिंग एरर होता है। सैंपलिंग एरर क्या है? एक्सेप्ट इनटू टेस्टिंग हाइपोथेसिस। यहां पर आप टेस्ट कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, बट इंक्वायरी के दौरान आपको कुछ गलत डाटा मिल गया जिसके कारण यहां पर आपका एरर आ जाएगा, सैंपलिंग एरर आ जाएगा। यहां पर जो सैंपलिंग एरर होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको यूं ही नहीं पढ़ा रही हूं, यहां पर मेरी एक एक चीज जो भी मैं पढ़ा रही हूं या एक एक चीज जो भी समझा रही हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आए हैं, फिर आप बोलोगे मैम क्या है भैया अल्फा और क्या है बीटा, क्या है मैम एरर 1 और क्या है एरर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको फंसा देगा। तो यहाँ पर आपको सैंपलिंग एरर पता होना चाहिए। सैंपलिंग एरर क्या है? जहां पर हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं वहां पर दो प्रकार के सैंपलिंग एरर आते हैं। पहला आता है अल्फा और दूसरा आता है बीटा। अब अल्फा क्या है? अल्फा को समझ, अल्फा में आपको क्या याद करना है? सिंपल सी इसमें कुछ चीजें याद करनी है। अल्फा में आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर। यहां पर टाइप 1 एरर आता है आपका कब? कब आता है टाइप 1 एरर? देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये आएगा कि इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब इनकरेक्टली हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, मतलब एरर क्यों आया था? एरर क्यों आया था? एरर इसलिए आया था क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है उसने जो भी इंक्वायरी की थी, वो जिनसे पूछा था ना उन्होंने उनको गलत डाटा दे दिया, तभी तो एरर आया। तो यहां पर जो नल हाइपोथेसिस है, जो भी नल हाइपोथेसिस है उसका डाटा हम यहां पर पूरी तरीके से क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अब जब हम रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पर एरर 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं यूजीसी में? क्वेश्चन आएगा कि अगर इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर इनकरेक्टली हम, मतलब डाटा तो उसने कलेक्ट किया था बट वो इनकरेक्ट हो गया, इसी वजह से वो रिजेक्ट भी हो गया। सो इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमने उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। सो ये किस प्रकार का एरर होता है? टाइप 1, टाइप 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपको अलग अलग। तो आपने बोलना है टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, या फिर आपको बोलेंगे किस टाइप ऑफ, कैसा सिग्निफिकेंस, किस टाइप का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसका दूसरा नाम ये भी है अल्फा का, आप यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर याद करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टर्म 1 एरर कहेंगे इसको। ठीक है, इन यहाँ पर इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है, पूछ लिया जाता है कि 0.05 मींस, यहाँ पर 0.05 का मतलब क्या होता है? 5%। तो 0.05 जो मींस यहाँ पर 5% दे रखा है, वो किस टाइप का एरर है? तो आपने तब भी क्या आंसर लिखना है? टाइप 1 एरर है। सिंपल से ये 2-3 पॉइंट है, ये याद कर लीजिए क्योंकि यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? यहाँ पर टाइप 1 एरर, जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, और 0.05 मींस 5%, जिसको जो किसके अंदर आएगा? आपके टाइप 1 एरर के अंदर आएगा। 0.0 करके कुछ भी आएगा तो भी आपने टाइप 1 एरर ही लिखना है। और किस टाइप का एरर है ये? जिसके अंदर इनकरेक्टली वो रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बीटा, बीटा में आपको टाइप 2 एरर होता है। टाइप 2 एरर कब होता है? इनकरेक्टली फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब ये जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, बट उसको फिर भी वो गलत यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाता, फेल नहीं कर पाता है, तब यहाँ पर जो है टाइप 2 एरर आ जाता है। थोड़ा सा इसको आप ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपको दो चीजें यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि 0.05 को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होगी? ठीक है, किस प्रकार का एरर होगा वहां पर? तो आपने बोलना है टाइप 1 एरर होगा वहां पर। ठीक है, ऐसा आएगा। या सिंपली आपको सिर्फ अल्फा में ये याद रखना है कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस सही थी पर हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर अल्फा वाले में आपको इतना याद रखना है कि जो नल हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल सही थी, करेक्ट थी, बट हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और दूसरे वाले में जो टाइप 2 एरर है वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। वहां पर जो नल हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट करना था पर हमने उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में, फिर आप भूल जाओगे और फिर बोलोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
सिंपल लिख लीजिए, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ क्या लिखना है आपको। अल्फा वाले टाइप 1 एरर में आपको इतना लिखना है कि यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होती है, जो भी हम परिकल्पना बनाते हैं, यहाँ पर नल परिकल्पना बनाते हैं, वो आपकी यहाँ पर सही थी, पर हमने उसको सही होने के बावजूद, मतलब जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया था, जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उस बच्चे से, वो बिल्कुल करेक्ट थी, पर हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इनकरेक्टली रिजेक्ट, मतलब सही थी बट इनकरेक्टली हमने उसको रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, वहां पर आपका एरर 1 एरर आ जाता है, टाइप 1 एरर आ जाता है। सेकंड वाला है जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था, यहां पर हमें रिजेक्ट करना, उस वाले में हमें रिजेक्ट नहीं करना था, उसमें वो सही थी पर हमने रिजेक्ट कर दिया। इस वाले में हमें उसे रिजेक्ट करना था पर हमने रिजेक्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो इनकरेक्टली फेल, वो बिल्कुल फेल था यहाँ पर, बट हमने रिजेक्ट द, यहाँ पर हमने उसको एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट है वो, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था पर हमने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर टाइप 2 एरर हो जाएगा। आप सिंपल इतना से लिख दिए, बस इसको देखेंगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा जब आप वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अच्छा अभी कहाँ कंप्लीट हुआ यार, अभी तो टाइप्स रह गए हैं, उसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हाइपोथेसिस कैन बी अ फॉलोइंग टाइप्स, यहाँ पर परिकल्पना 3 प्रकार की परिकल्पना होती है, कौन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक, जहां पर हम वर्णन कर सके अच्छी तरीके से, वर्णन पढ़ाया था ना यार आपको मैथड्स में मैंने अच्छी तरीके से, तो वर्णनात्मक, इट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, अच्छी तरीके से हर एक चीज को वर्णन करेंगे, अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है, इस हाइपोथेसिस में हम। दूसरा है रिलेशनल हाइपोथेसिस, मतलब यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप करते हो रिलेशन, मतलब सह संबंधित, मतलब जो भी टॉपिक आपने पकड़ा है, जिस पे भी आप हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, उस टॉपिक से क्या क्या चीजें रिलेटेड है, क्या क्या उसके वेरिएबल्स हैं। यस, मैं चाहती हूँ आप फैमिलियर हो जाएं वेरिएबल वर्ड से। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ठीक है, किसने शोषण किया, किसका शोषण हुआ, ये सारे वेरिएबल्स है ना। तो इनसे मतलब इन दोनों का, इनका आपस में रिलेशनशिप है, सो दे इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर जो वेरिएबल्स होता है उनका आपस में रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को क्रिएट करना, तभी तो आप उसके डीपली उस पर घुस पाओगे, है ना, समझ पाओगे। उसके बाद है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, जहां पर हम क्या करते हैं, खोज पड़ताल करते हैं, एक्सप्लोर करना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना मतलब खोज करना, ठीक है, मतलब कॉज और इफेक्ट जानना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गाइड अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कारण है उनका ये सब करने का, और क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल दे रखा है, प्रेजेंट रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है अर्बन एरियाज में, मतलब जो शहरी इंडिया के, भारत के जो शहरीकरण हुआ है या शहरी एरियाज है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो उसका यहाँ पर ये इस प्रकार से इन चीज़ों को जो डिफाइन करना होता है, या इन चीज़ों से रिगार्डिंग हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन चीज़ों को वर्णन किया जाता है, ऐसी हाइपोथेसिस को वर्णन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि क्यों हो रही है। रिलेशनल हाइपोथेसिस में एग्जाम्पल दे रखा है, पेरेंट्स रेजिडिंग इन अर्बन एरियाज, जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल रेजिडिंग एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज, शहरी एरियाज में रहते हैं, एंड स्पेंड मोर मनी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस, अपने चिल्ड्रंस पर। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे पैसों पढ़ाने में उनको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है उनका आपस में कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में हम ऐसी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सैलरी इंक्रीजेस, की सैलरी कहाँ बढ़ रही है, ऐसी हाइपोथेसिस करना, ठीक है। तो खोज पड़ताल करेंगे कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है। स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम ऑल्सो इंक्रीजेस, कि फूड आइटम कौन कौन से इंक्रीज हो रहे हैं, कौन कौन से कम हो रहे हैं। हाउ एवर द रिवर्स मे बी अ ट्रू, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों पे हम जहाँ पे स्टडी करते हैं, उस ऐसी परिकल्पना बनाकर जो चीज़ों में स्टडी करते हैं उसको एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहते हैं। जहाँ पे हम रिलेशन वाली चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर हम रिलेशनल हाइपोथेसिस होती है, जहाँ पर हम वर्णन करते हैं किसी चीज़ का वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होती है। तो ये 3 टाइप की आपकी हाइपोथेसिस है। तो ये आपका पूरा जो पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप अभी हमारा कंप्लीट हुआ, देख लीजिए कितना कुछ है यहाँ पर, यही पढ़ाया मैंने आपको।
पहले फॉर्मेशन किया मैंने, जिसके अंदर 6 स्टेप पढ़ाए। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, समझोगे किस किसने रिसर्च की है टॉपिक के बारे में, और ग्रहण करोगे और चीज़ अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे। तीसरे में फॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जहाँ पे आपका एक मेन ऑब्जेक्ट होगा, एक मेन उद्देश्य होगा, एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है कोविड के ऊपर, और फिर सब टॉपिक्स होंगे कि आपने उसकी वैक्सीन करनी है या कुछ भी उसके अदर जो चीज़ें वेरिएबल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। उसके बाद है मेन कंसंट्रेशन, सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम जो भी हमने सिलेक्ट कर रखी है उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद फॉर्मेशन हाइपोथेसिस, यहाँ पर हम अपनी हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना जो है बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें हमारी एक नल हाइपोथेसिस होगी और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। मतलब उस टॉपिक के प्रति एक हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा, एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी चीज़ को प्रूव करेंगे तो वो चीज़ अगर सही होगी तो एक्सेप्ट में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव दूसरे वाले को हम प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा। तो इस तरीके से। और टाइप्स पढ़े हमने डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल और एक्सप्लेनेटरी। ये पूरा आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतनी क्लास बहुत है ना। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें। वैसे तो आज मैंने बहुत कुछ क्रिएट करके रखा था आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। सो अब बाकी हम कल की क्लास में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपकमिंग क्लासेस का पता चलता रहे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। ठीक है, और फीडबैक दीजिए। क्लास बिल्कुल फ्री है, रेगुलर क्लासेस हो रही है, सो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, जब टाइम मिलता है अपने पेस टाइम पे पढ़िए यार, बिकॉज एग्जाम क्रैक करना है एंड वी वांट JRF। याद रखिए, वी वांट JRF। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।